हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साम्य से अभिप्राय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। साम्य किसी अर्थव्यवस्था की उस परिवर्तनहीनता की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है और वह अपने न्यूनतम खर्च से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है, जिसमें उत्पादक संतुलन की अवस्था में होता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 52, साम्य एक स्थिति है जहां पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, सामान्य कीमत है ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन कीमत। सामान्य कीमत दीर्घकालीन तथा स्थायी कीमत होती है, जबकि बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी रेगनर फ्रीस। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले रेगनर फ्रीस नामक अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग किया। व्यष्टि शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से व्युत्पन्न किया गया जिसका अर्थ है छोटा। समष्टि शब्द भी एक ग्रीक शब्द मैक्रो से व्युत्पन्न किया गया जिसका अर्थ है बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत तंत्र है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की सहायता से कार्य करता है। ये शक्तियाँ बाजार में संतुलन कीमत निर्धारित करने में सहायक होती हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और सामान्य कीमत स्तर है जो कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण की प्रणाली के रूप में विकसित और संपन्न करने का श्रेय मार्शल को जाता है। आर्थिक सिद्धांत में कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को विशिष्ट प्रणाली के रूप में विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 55, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है ऑप्शन नंबर डी वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र का संबंध संकलन की समस्या से? तो ऑप्शन नंबर बी विकस्ट्रीट का। व्याख्या, फिलिप एच विकस्ट्रीट पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संकलन की समस्या को सामने रखा एवं उसका समाधान प्रस्तुत किया। अपने उत्कृष्ट निबंध कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने इस समस्या का हल प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ आदि अर्थशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इन अर्थशास्त्रियों को विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यदि कभी इसमें विचलन होता है तो बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? परंपरावादियों जैसे कीन्स का तात्पर्य रिकार्डो के अनुयायियों से था। इनमें विशेष रूप से जे.एस. मिल, मार्शल तथा प्यू शामिल हैं। कीन्स के अनुसार मुद्रा मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी के बीच विपरीत संबंध होता है। जब मुद्रा मजदूरी गिरती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ती है और विलोमसा भी, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इनके बीच प्रत्यक्ष समानुपाती संबंध माना जाता है। जेबीसे का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत का आधार है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबीसे ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 58, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी जमशेद कायखुसरो मेहता ने। व्याख्या देखते हैं इसकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जे.के. मेहता, जिन्हें भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस रूप में व्यक्त किया:
अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है, उसे अधिकतम करना है और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को अधिक कर रखने से नहीं बल्कि न्यूनतम करने से होगी। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता रॉबिन्स के इस बात से सहमत है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है जिसका लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि है। प्रोफेसर जे.के. मेहता गीता, गौतम गांधी तथा भारतीय चिर पुरातन आदर्शों से प्रभावित थे। उन्होंने बताया इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। उन्होंने मस्तिष्क के संतुलन को सुख तथा मस्तिष्क के असंतुलन को दुख बताया तथा असंतुलन के कारण मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व में होने वाली कमी को आनंद बताया। अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन लॉर्ड रॉबिन्स द्वारा किया गया। प्रोफेसर पीयू के अनुसार अर्थशास्त्र अप्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है। क्लासिक अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, जे.बी. सीनियर, जे.एस. मिल आदि द्वारा दी गई परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जे.के. मेहता। क्वेश्चन नंबर 60, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी जे.के. मेहता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए जे.के. मेहता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी गणितज्ञ डेन जिंग को। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए सीमित साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन करने की है। अर्थशास्त्रियों ने सीमांत विश्लेषण द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया, किंतु सीमांत विश्लेषण की अनेक कठिनाइयों के कारण यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। सीमांत विश्लेषण की इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1946 में अमेरिकन गणितज्ञ डी.बी. डेंसिंग ने रेखीय प्रयोजना लीनियर प्रोग्रामिंग का विकास किया। रेखीय प्रयोजना ऐसी तकनीक है जो निश्चित प्रकार की समस्याओं, विशेषकर उत्पादन की समस्याओं के समाधान के लिए जटिल गणित का प्रयोग करती हैं। तो इसमें अब देखते हैं उपभोक्ता व्यवहार। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीमांत उपभोक्ता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है। ऑप्शन नंबर डी, जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपभोक्ता में आया परिवर्तन। ये व्याख्या देखते हैं। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसके कुल उपभोक्ता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 2 सेबों की कुल उपयोगिता 35 यूटिल है, 3 की 45 यूटिल है। इस प्रकार तीसरे सेब की सीमांत उपयोगिता 45 - 35 = 10 यूटिल है। एक वस्तु की n इकाइयों कुल उपयोगिता TU में इससे n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को कम करने से n इकाई की सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त होगी। तो विकास के आधार पर निम्नलिखित को कालक्रमबद्ध कीजिए। तो मांग का नियम, प्रकट अधिमांश सिद्धांत, क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत, हर असमान सीमा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी 1, 4 इन 2 कार्यक्रम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। ऑप्शन नंबर डी, चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव। तो व्याख्या देखते हैं।
स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं, क्योंकि वे समान आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला व पेप्सी कोला, मक्खन व जैम, अचार और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न हैं तो एक वस्तु की कीमत वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देगी। एक्स अक्ष पर चाय की मात्रा तथा वाई अक्ष पर दूध के मूल्य को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि स्थानापन्न वस्तुओं में जब दूध की कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, तब चाय की मात्रा भी OQ1 से बढ़कर OQ हो जाती है। स्थानापन्नों के प्रति मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। व्याख्या देखते हैं। एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना उपभोक्ता की क्रय शक्ति अथवा आय में हुई वृद्धि को दर्शाता है। इसे चित्र में स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र में प्रारंभिक बजट रेखा BL है, जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता X की OL और Y की OB मात्रा खरीद सकता है। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए परंतु मूल्य पूर्ववत रहे, तो नई बजट रेखा PN पुरानी बजट रेखा BL के समानांतर होगी। ध्यातव्य है कि आय में परिवर्तन की स्थिति में नई बजट रेखा का ढाल पुरानी बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, अर्थात दोनों बजट रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है, जबकि सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। तो व्याख्या देखते हैं। दो वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। सामान्य वस्तुएं, निकृष्ट कोटि की वस्तुएं। निकृष्ट कोटि की वस्तुएं भी दो तरह की होती हैं। नंबर 1, कम निकृष्ट वस्तुएं, अति निकृष्ट गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, जिनके संबंध में आय प्रभाव के प्रबल रूप से धनात्मक होने के कारण मूल्य प्रभाव भी धनात्मक हो जाता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को भी समाप्त कर देता है। नोट, यहाँ आय प्रभाव धनात्मक होने का संदर्भ वस्तु के मूल्य में कमी होने से लिया गया, ना कि व्यक्ति की आय बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 7, गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। ऑप्शन नंबर धनात्मक व प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र। ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। गिफिन वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु के संबंध में एंजल वक्र का स्वरूप ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। चित्र में गिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। सामान्य तथा विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजल वक्र ऊपर की ओर उड़ता हुआ अर्थात धनात्मक ढाल का होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ज्यों-ज्यों आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 10, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक ढाल। क्वेश्चन नंबर 11, गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग ऑप्शन नंबर 1 कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो व्याख्या, गिफिन वस्तु वह वस्तु जिनके संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात यह एक अपवाद की स्थिति है जिसे सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। उन्होंने बताया कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक न होकर धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है।
गिफिन वस्तु एक निम्न कीमत और गैर विलासिता की वस्तु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान भरे यदि mu सीमांत उपयोगिता तो mu इक्वल टू होगा ऑप्शन नंबर सी TU। क्वेश्चन नंबर 13, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु ऑप्शन नंबर बी एक विलासिता है। तो मांग की आय लोच किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। सूत्र रूप में मांग की आय लोच ई वाई इक्वल टू वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। तो ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा वाई डॉट वाई अपन क्यू। मांग की आय लोच के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 1, निकृष्ट तथा गिफन वस्तुओं के संबंध आय लोच ऋणात्मक ई वाई लेस देन 0 होती है। सामान्य तथा आवश्यक वस्तुओं की आय लोच धनात्मक, परंतु आय लोच धनात्मक परंतु इकाई से कम ई वाई लेस देन 1 होती है। विलासिता की वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक ई वाई ग्रेटर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता वह कहलाती है ऑप्शन नंबर बी मांग। वस्तु की वह मात्रा जो एक दी हुई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है मांग कहलाती है। मांग के 3 घटक होते हैं। नंबर 1, वस्तु की कीमत। नंबर 2, वस्तु की खरीदी गई मात्रा। नंबर 3, समयावधि भिन्न भिन्न हो सकती है। व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग से प्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो उपभोक्ता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर है। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, वस्तु की कीमत। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमत। नंबर 3, क्रेता की आय। नंबर 4, क्रेता की रुचि तथा अधिमान। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है ऑप्शन नंबर डी किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु की मांग किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करती है। मांग से तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्रय शक्ति का होना। यह 16 यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है ऑप्शन नंबर सी वस्तु की लागत। व्याख्या, बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्न है। वस्तु की कीमत, क्रेताओं की संख्या, आय और संपत्ति का वितरण, संबंधित वस्तुओं की कीमत, क्रेता की आय, क्रेता की रुचि एवं अधिमान, ऋतु एवं मौसम की स्थिति आदि। लेकिन वस्तु की लागत मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र में मांग में निम्न लक्षण होने चाहिए। नंबर डी खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता, आय की पर्याप्तता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है ऑप्शन नंबर बी उत्पादक की आय। तो क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है ऑप्शन नंबर बी बाएं से दाएं नीचे की ओर। चलिए व्याख्या देखते हैं। वस्तु की वह मात्रा एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है मांग कहलाती है। मांग की प्रारंभ 3 घटक सम्मिलित। नंबर 1, वस्तु की कीमत। नंबर 2, वस्तु की खरीदी गई मात्रा। नंबर 3, समयावधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होता है ऑप्शन नंबर सी नीचे की तरफ ढाल वाला। क्वेश्चन नंबर 21, मांग की धारणा में किसका महत्व है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों का, स्थान का, समय का, कीमत का। क्वेश्चन नंबर 22, मांग का नियम बताता है ऑप्शन नंबर सी जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो व्याख्या देखते हैं।
मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों के मध्य संबंध व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती और कीमत गिरने से बढ़ती। इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध व्यक्त करता है। कीमत तथा मांग का विपरीत संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य बातें समान हैं, जैसे भोक्ता की रुचियों एवं डिमांडों में कोई परिवर्तन ना हो, आय स्थिर हो, रीति रिवाजों में परिवर्तन ना हो, वस्तु में श्रेष्ठता प्रदान करने वाली ना हो, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु ना हो, कीमतों में परिवर्तन ना हो आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ढाल होता है। मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण उपभोक्ता ह्रास नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मांग का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। तो क्वेश्चन नंबर 24, मांग का नियम आधारित है ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक कथन पर। तो व्याख्या देखते हैं। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तब ऑप्शन नंबर बी, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। तो व्याख्या देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई है, तो इसे बेवलन प्रभाव कहते हैं। इसका प्रतिपादन एस लेवेंस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, वे अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। ऑप्शन नंबर सी, ए मार्शल। तो व्याख्या देखते हैं। कीमत निर्धारण में समय तत्व को मार्शल ने शामिल किया। यहाँ समय से आशय मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति को उसके अनुरूप समायोजित करने में लगने वाली अवधि से है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। अनधिमान वक्रों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, अनधिमान वक्रों की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। नंबर 2, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदय उत्तल होते हैं। नंबर 3, कोई भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। नंबर 4, ऊंचा अनधिमान वक्र एक नीचे के अनधिमान वक्र से अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, अर्थात अनधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। नंबर 5, अनधिमान वक्र एक सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। दो अनधिमान वक्रों का समानांतर होना अथवा गिरने की दर समान होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि सभी अनधिमान अनुसूची में दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन की घटती सीमा दर का नितांत समान होना आवश्यक नहीं है। नंबर 6, उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। नंबर 7, उदासीनता वक्र का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। नंबर 8, उदासीनता वक्र उपभोक्ता की मात्रात्मक माप नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 28, तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लंबवत रेखा होना। 29, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दोनों एक समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते। व्याख्या रखते हैं। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को ना काट सकते और ना स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अनधिमान वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में यदि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिंदु पर स्थित बिंदु अधिक संतुष्टि वाले वक्र तथा कम संतुष्टि वाले वक्र दोनों पर होगा, अर्थात एक ही संतुष्टि का स्तर प्रदर्शित करेगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, कीमत उपभोग वक्र से। व्याख्या देखते हैं। उपभोक्ता के मांग वक्र को तटस्थता वक्र विश्लेषण तथा कीमत उपभोग वक्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु एक्स की मात्रा को प्रकट करता है। इस प्रकार यह वक्र उस सूचना को समाविष्ट करता है जिससे उपभोक्ता की मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा खरीदी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, उस बिंदु पर उपभोक्ता शामिल होता है जब बजट रेखा
ऑप्शन नंबर सी, उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक उपभोक्ता शाम की स्थिति में तब होता है जब निम्नलिखित दो शर्तें की पूर्ति होती है। नंबर 1, शाम की स्थिति में बजट रेखा अनदमान वक्र को अवश्य स्पर्श करती हो, जहाँ अनदमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होगा, अथवा वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमा दर दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के समान हो। पी एक्स अपान पी वाई इक्वल टू एम आर एक्स वाई इक्वल टू एम यू एक्स अपान एम यू वाई ब्रैकेट पी एक्स अपान पी वाई इक्वल टू बजट रेखा का ढाल ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर 2, अनदमान वक्र स्पर्श बिंदु पर मूल बिंदु की अंतोदर हो या वस्तु x के लिए वस्तु y की प्रतिस्थापन की सीमा दर संतुलन के बिंदु पर अवश्य ही घट रही हो। एक टसता वक्र दो वस्तुओं के x व y के मध्य प्रतिस्थापन की सीमा दर एमआरएस एक्स वाई द्वारा मापी जाती है। 32, उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी, सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्वेश्चन नंबर 33, एक उपभोक्ता का अनुकूलतम वस्तु संयोग उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सत्य हो। एम आर एक्स वाई सीमित अनुपात बराबर एम यू वन अपान एम टू इक्वल टू पी वन अपान पी टू। क्वेश्चन नंबर 34, एक टसता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एमआरएस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। व्याख्या देखते हैं। मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रय की जाएगी को प्रदर्शित करता है, तथा कीमत उपभोग वक्र वस्तुओं के उपभोग या मांग के ऊपर मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्त करता है। ये दोनों वक्र समान जानकारी देते हैं तथा कीमत उपभोग वक्र के आधार पर मांग वक्र को व्युत्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, कोई मांग फलन x इक्वल टू के अपान पी दिया गया जहाँ के स्थिरांक इसकी मांग की लोच होगी। ऑप्शन नंबर ए, सदैव 1। क्वेश्चन नंबर 37, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच घटती जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर बी, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। व्याख्या देखते हैं। मजदूरी दर में परिवर्तन का दो परस्पर विपरीत प्रभाव श्रम की पूर्ति के ऊपर दिखाई देता है। मजदूरी की वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। जब मजदूरी बढ़ने के कारण श्रमिकों में अधिक आय अर्जित करने की इच्छा होती है तो वे आराम को अधिक कार्य से प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात अधिक कार्य करने लगते हैं तथा विश्राम कम करते हैं। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरी ओर मजदूरी की वृद्धि के कारण श्रमिक कम काम करने लगे तथा आराम को अति महत्व देने लगे तो इसे आय प्रभाव कहते हैं। यदि प्रतिस्थापन आय प्रभाव से अधिक शक्तिशाली हो तो मजदूरी के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी। अतः जब मजदूरी दर में वृद्धि की प्रक्रिया में व्यक्ति अधिक काम करने लगते तो वे कार्य को विश्राम से प्रतिस्थापित करते हैं। इस स्थिति में विश्राम उनके लिए घटिया वस्तु के समान होती है। क्वेश्चन नंबर, क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। इक्वल टू उपयुक्तता सीमांत उपयुक्तता टी इक्वल उपयुक्तता एम सी सीमांत उपयुक्तता। तो ऑप्शन नंबर बी, एम यू तथा टी यू के बीच। क्लासिकी लेखक एडम स्मिथ जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे एम यू तथा टी यू में भेद नहीं कर सके। एडम स्मिथ इस तथ्य की व्याख्या करने में असमर्थ रहे कि जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी एवं अनिवार्य वस्तु की कीमतें बहुत कम है, जबकि हीरे जैसे वस्तु जो
अनावश्यक है कि कीमतें बहुत ऊंची हैं, इसे ही जल हीरा विरोधाभास कहा गया। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपभोक्ता की धारणा इस विरोधाभास की समुचित व्याख्या की। उनके अनुसार किसी पदार्थ की कीमत उससे प्राप्त कुल उपभोक्ता ट्री द्वारा निर्धारित नहीं होती। व्याख्या अपितु यह सीमांत उपभोक्ता अमीव है जो किसी पदार्थ की कीमत निश्चित करता है। जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी सीमांत उपभोक्ता बहुत कम अथवा शून्य होती है, अतः इसकी कीमत भी बहुत कम या शून्य होती है। दूसरी ओर हीरे दुर्लभ होते हैं, इसलिए उनका सापेक्ष सीमांत दृष्टिगुण बहुत अधिक होता है और इस कारण उनकी कीमतें भी बहुत ऊंची होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया? ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ ने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है, ताकि हम और मेहनत करें, ताकि हम और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करें और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलें। धन्यवाद।